आप देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जी हाँ, INM यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट। चलिए आज की श्रृंखला में हम लोग देखेंगे, आज हमारा तीसरा क्लास है। जी हाँ, हमने 2 क्लास में यूनिट 1 का पहला डोज, दूसरा पार्ट, और आज है हमारा तीसरा पार्ट जिसमें हम लोग देखेंगे 1857 का भारतीय विद्रोह। जी हाँ, विद्रोह के कई कारण थे, आप सभी उस कारणों से वाकिफ होंगे। इसीलिए हमने आपका ट्रेडिशनल मेथड को ना यूज करते हुए हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को लाया है जो कि आपके लिए यूनिक होगा, और हमने प्रयास किया है वो सभी डाटा आपके साथ साझा करूं जो आप शायद ही याद रखे होंगे। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1857 का भारतीय विद्रोह। जी हाँ, सबसे पहले 1857 के भारतीय आंदोलन की बात अगर करेंगे तो एक तारीख याद रखना है, वो है तारीख हमारा 10 मई का। जी हाँ, 10 मई 1857 की वो घटना जो कि याद रखना है दिल्ली से 40 मील दूर। जी हाँ, अगर डिस्टेंस की बात करें तो मेरठ का डिस्टेंस दिल्ली से 40 मील बोलेंगे, या फिर बोलेंगे कि 64 किलोमीटर उत्तर पूर्व में मेरठ के। अब क्वेश्चन यहां पर बनता है वो है हमारा गौरीसन शहर। बिल्कुल सही, आपको टिक करना है वो मेरठ का कौन सा शहर था। आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो आपको याद रखना है गौरीसन शहर था जहां पर 1857 का बिगुल बजा था। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। मेरठ गौरीसन शहर जानते हैं कि मंगल पांडे, हमने MCQ सेशन में भी आप सभी को कराया था। ध्यान में रखना है। इसके बाद यह अन्य विद्रोहों में और नागरिक विद्रोहों में बदल गया, यानी आपको यह कहा जाएगा, पूछा जाएगा कि 1857 का विद्रोह कैसा विद्रोह था, तो आपको अगर ई नंबर ऑप्शन पर टिक करने के लिए कंफ्यूजन हो, मजबूर होना पड़े, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका कई सारा नाम है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है सिपाही विद्रोह, लेकिन बाद में उसमें आम जनता भी शामिल हो गए, इसीलिए इसे नागरिक विद्रोह कह दिया गया, और इसे माना जाता है स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विद्रोह के रूप में इसे हम लोग जानते हैं। जी हाँ, ये 10 मई 1857 की बात है, और फिर हम लोग 20 जून 1858 को ग्वालियर में विद्रोहियों के हार के साथ ही इस पर काबू पा लिया गया। यानी 1857 के विद्रोह को अगर हम स्टडी करेंगे तो आपका शुरुआत माना जाएगा 10 मई 1857, और इसका अंत माना जाएगा 20 जून। मई के बाद जून महीना, 10 के बाद 20वां तारीख। जी हाँ, और 57 के बाद 1858, यानी आपको ध्यान में रखना है कि 20 जून 1858 को कहां पर यह खत्म होता है, ग्वालियर में, और सिपाहियों के विद्रोह को हार या फिर विद्रोहियों के पराजय से इसका अंत माना जाता है। जबकि इस पे इतिहासकारों का मत अलग अलग है, और इसे हम लोग स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़े योगदान के रूप में हम लोगों ने इसे देखा है। जी हाँ, आपको याद रखना है कि 20 जून 1858 के बाद, जी हाँ, 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिशों ने हत्या में शामिल नहीं होने वाले सभी विद्रोहियों को माफी दे दिया था। जी हाँ, जो भी बच कर निकल गए या फिर जिन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर दिया या फिर दुबक के दब्बू बनकर विद्रोही बैठ गए, उनको माफ कर दिया गया, और बाकी जितने भी विद्रोही थे किसी न किसी तरह से प्रताड़ित करके या तो उसे जेल भेज दिया गया या उसे मौत की सजा दी गई। तो इस तरह से 2 दिन याद रखना है आपको, 2 तारीख याद रखना है। कमेंट में कीजिएगा कौन कौन सा तारीख याद रखना है। एक है 10 मई 1857 और दूसरा है 20 जून 1858।
ये दो डेट आपको याद रखना है। इतिहास में ये दोनों दिवस काफी इंपॉर्टेंट है। विद्रोह के नाम पर भी बहुत सारा विवाद है जिसकी चर्चा हमने जस्ट किया। इसे सिपाही विद्रोह कहा गया, भारतीय विद्रोह भी कहा गया, महान विद्रोह भी कहा गया, 1857 का विद्रोह कहा गया, और सबसे ज्यादा जो हम लोगों ने जोर दिया वो था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसका ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वी.डी. सावरकर साहब के द्वारा दिया गया ये संज्ञा है, ध्यान में रखना है। सन 1857 पर फिर से वापस आते हैं और हम लोग देखते हैं कि बारी बारी से जिस तरह से बच्चों को कहानी सुनाते हैं, आज मैं प्रयास करूंगा कि आपको भी मैं 1857 के विद्रोह का वो हर दर्दनाक मंजर याद दिलाऊंगा जिसे आप सुनकर थोड़ा सा सहम जाएंगे। मैं वो भाव के साथ आप सभी को बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। और याद रखना है वो सभी लाइन जिसको मैं सर्कल में या फिर डबल टिक करके इंपॉर्टेंट करार दूंगा वो आप याद रखेंगे और वही कल के क्लास में हम आपसे पूछेंगे और आप कमेंट में जवाब देंगे, हमें भी अच्छा लगेगा और आपका तैयारी भी बिल्ड होगा, ध्यान में रखना है। तो चलिए, सन 1857 के विद्रोह के विभिन्न कारण जिसे आप जानते हैं कि राजनैतिक कारण, आर्थिक, धार्मिक और सैनिक और सामाजिक कारणों के बारे में हम लोग जनरली पढ़ते हैं और इसके बारे में हम लोग सब कुछ जानते हैं। जी हाँ, वो क्या है जो आप नहीं जानते हैं या फिर क्या है जो आप मिस्टेक कर जाते हैं, उस फैक्ट पर अगर आते हैं तो सबसे पहला पॉइंट होता है लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ, याद रखना है लॉर्ड डलहौजी का वो राज्य हड़पने वाली नीति जिसको क्या बोलते थे तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या होता था। तो जी हाँ, इसमें क्या होता था आपको पता होगा कि जिसे भी अपना संतान नहीं था, जी हाँ, यानी अपने औलाद को छोड़कर अगर वो किसी को गोद भी लेता था तो उसका जो साम्राज्य था वो उस पोष बालक को जिसको उन्होंने गोद लिया है उसको हस्तांतरित नहीं होगा और वो उसके हाथ से चला जाएगा। यानी सीधा सीधी बात है, जिसको अपना संतान नहीं है वह राजा का जो उत्तराधिकारी होगा वो उत्तराधिकार गोद लिए हुए बच्चों को नहीं जाएगा। यह कानून बना था और इसके तहत अनेक राजाओं ने अपना साम्राज्य को खो दिया। और यह क्या था, इसमें से जो भी क्या था तो जो भी हमारा राज्य साम्राज्य था उसको खोने में शहर का नाम अगर आता है तो ध्यान में रखना है झांसी, अवध, सतारा, नागपुर और संबलपुर। ये 4 नहीं पूरे 5 नाम आपको ध्यान में रखना है जगह के नाम। झांसी, अवध, जी हाँ, झांसी, अवध, सतारा, नागपुर और संबलपुर को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया था। किसके तहत, तो आपको पूछा जाता है कि निम्न में से किस शहर को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति के तहत अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में अंग्रेजों के द्वारा मिला लिया गया था। तो नाम याद रखना है आप सभी को, क्या है तो झांसी। दूसरा नाम क्या है जल्दी से बताइएगा तो अवध। उसके बाद है सतारा। उसके बाद 2 पुर याद रखना है, वो है हमारा नागपुर और संबलपुर। तो ये चारों नहीं 5 नाम है आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। उसके बाद उत्तराधिकारी राजा से अंग्रेजी राज्य में पेंशन पाने वाले कर्मचारी बन गए। जी हाँ, और उत्तराधिकारी राजा जो भी हुआ करते थे वह उत्तराधिकारी नहीं रह के सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी के रूप में काम करेगा। ये नीति था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्या था, जो अगर मान लीजिए कि मेरा कोई अपना बेटा नहीं है तो हम राजा अगर हैं और मेरा कोई पोष बालक लिया हुआ, गोद लिया हुआ पुत्र है तो वह क्या बनकर रहेगा, कर्मचारी बनकर रहेगा, वो उत्तराधिकारी राजा नहीं कहलाएगा। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। किसका नाम है इसके लिए, लॉर्ड डलहौजी। ध्यान में रखना है लॉर्ड डलहौजी, डी से डलहौजी, डी से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ध्यान में रखना है डलहौजी के शासन में 8 वर्षों में लगभग 10 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र को
कंपनी के अधिकार में शामिल कर लिया गया था। जी हाँ, 8 वर्षों तक यह चला था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की ये नीति, और इसमें लगभग कितना, तो 10 लाख वर्ग मील, ध्यान में रखना है। आपको हमने कहा ना, वो अनसुनी बातों को भी आज सीखने को मिलेगा, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। जी हाँ, अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बहुत से रिवाजों को गैर कानूनी ठहराया था। जी हाँ, यहाँ तक कि ये नहीं कह सकते हैं कि हिंदू के द्वारा ही सिर्फ हिंदू को टॉर्चर किया गया था, बल्कि अंग्रेजों के द्वारा हिंदू और मुस्लिम दोनों को सताया गया था। और उनके नज़र में जो भी कानून थे, जिनको वो क्या समझते थे कि यह एक कानून है जो इरिलीवेंट है, गैर कानूनी है, उसको समाप्त कर दिया जाए। उसका एक उदाहरण यहाँ पर है सती प्रथा। जी हाँ, सती प्रथा को अंग्रेजों ने खत्म क्यों किया? चूंकि उन्हें राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा को खत्म करने के लिए आवाज उठाया जा रहा था, मांग किया जा रहा था कि सती प्रथा एक गैर कानूनी है, ये समाज में इसकी कोई जरूरत नहीं है। और राजा राम मोहन राय ने इसे हटाने की मांग किया, तो अंग्रेजों ने भी क्या किया था, तो हिंदू और मुस्लिम के बहुत सारे रिवाजों को गैर कानूनी करार देने का वो सोच ही रहे थे। उसमें राजा राम मोहन राय ने जब आवाज उठाई तो उसे सपोर्ट करते हुए उन्होंने बंद कर दिया, सती प्रथा को रोक लगा दिया, और सती प्रथा पूरी तरह से उस समय बंद हो गया। ध्यान में रखना है, एक बात यहाँ पर पूछा जाने वाला है, सिखों ने सती प्रथा बहुत पहले ही बंद कर दिया था। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए किस समुदाय के लोगों ने सती प्रथा को मानने से इनकार कर दिया था, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ध्यान रखना है, वो समुदाय सिख थे जिन्होंने सती प्रथा को पहले से ही नकार दिया था। और उसके बाद याद रखना है कि राजा राम मोहन राय के प्रयास से यह पूरी तरह से क्या हुआ, समाप्त हो गया। जो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, हर एक टॉपिक के खत्म होने पर आप हमें जरूर कोई ना कोई इस तरह से लगे जैसे कि आप ऑफलाइन बैच में रिप्लाई दे रहे हैं, उसी तरह से कमेंट बॉक्स में आप कुछ ना कुछ जरूर लिखें, ताकि आपको लगेगा और मुझे भी लगेगा कि कंटेंट आपका रिलेवेंट है, इरिलेवेंट नहीं है। जी हाँ, अंग्रेजों ने उसी के तहत बाल विवाह प्रथा को भी समाप्त किया और कन्या भ्रूण हत्या जैसे भी जघन्य पाप पर रोक लगाने का प्रयास किया था। जी हाँ, 1857 का विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो कारणों में से बहुत सारे कारण है, उसमें से कंपनी द्वारा भारतीयों का आर्थिक शोषण प्रमुख था। जी हाँ, सिर्फ सैन्य विद्रोह को ही नहीं देखेंगे, आर्थिक रूप से भी शोषण किया जाता था। और 1857 विद्रोह का आर्थिक कारण भी था। कंपनी ने नीतियों ने भारतीय पारंपरिक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। और याद रखना है कि 1857 में तो विद्रोह किया गया, लेकिन 1848 ईस्वी और 1858 ईस्वी, जी हाँ, 1857 से पहले चले जाना है और बाद चले जाना है, 1848 याद रखना है, और 57 से ज़्यादा 1858 याद रखना है। जी हाँ, 1848 और 1858 के बीच लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कानून के अंतर्गत अनेक राज्यों को अपने राज्य में मिलाया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ध्यान में रखना है कि ये उसका शासनकाल था। जी हाँ, 1848 से 1858 तक का लॉर्ड डलहौजी। इस सिद्धांत के अनुसार यदि क्षेत्र का राजा निसंतान मर जाता है, शासक कंपनी की दृष्टि में अयोग्य हो जाता है, और उस तरह से उसके राज्य पर कार्य करते हुए लॉर्ड डलहौजी ने उत्तराधिकारी को याद रखना है कि हटा देता था। और उसमें से याद रखना है कि इस सिद्धांत पर कार्य करते हुए लॉर्ड डलहौजी के साथ उसके उत्तराधिकारी लॉर्ड कैनिंग ने भी सतारा, नागपुर, झांसी, अवध को कंपनी के शासन में मिला लिया था। तो ध्यान में रखना है, शुरुआत करने वाला लॉर्ड डलहौजी और उसको सपोर्ट करने वाला उसका उत्तराधिकारी जो आगे आया,
वो कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। यानी डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग आपको ध्यान में रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन होगा तो कल के मॉक टेस्ट में हम उसे जरूर देखेंगे। जी हाँ, उसके बाद हम लोग आ गए हैं कहाँ? तो 1848 के बाद और 1858 के पहले। ये बात याद रखना है कि बात है 1849 का। जी हाँ, 1849 में लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे। कहानी याद रखिए, कहानी के माध्यम से आप ईस्वी को भी याद रख पाएंगे। 1800 क्या तो याद रखना है 1848 है, और 48 के समय में लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे और उन्होंने घोषणा किया 39 में। क्या घोषणा था? तो घोषणा में ये हुआ कि उनके अनुसार बहादुर शाह, जी हाँ, आप जानते हैं कि 1858 के विद्रोह के समय भारत में मुगल वंश का अंतिम शासक राज्य कर रहा था कुछ जगह पे। जी हाँ, वो दब्बू बनकर बैठे हुए थे और बहादुर शाह द्वितीय, ध्यान में रखना है आप सभी को, कि उत्तराधिकारी को ऐतिहासिक लाल किला छोड़ना पड़ा था और शहर के बाहर जाना होगा। और सन 1856 में लॉर्ड कैनिंग की घोषणा के बाद बहादुर शाह के उत्तराधिकारी राजा नहीं कहलाएंगे, यह कानून उन्होंने बनाया और मुगलों को कंपनी के विद्रोह में खड़ा कर दिया। जी हाँ, याद रखना है कि जब 57 का विद्रोह हुआ था तो मुगल वंश को भी, जिस समय बहादुर शाह द्वितीय थे, उनके लिए भी उन्होंने एक कानून बनाया। क्या कानून बनाया? यही डॉक्ट्राइन ऑफ स्लैब्स के तहत उन्होंने कहा कि बहादुर शाह के कोई भी उत्तराधिकारी राजा नहीं कहलाएगा, और इसीलिए मुगल ने भी वहां पर क्या किया? तो विद्रोह का रुख अपनाया था। आपको आगे की कहानी में यह भी पता चलेगा कि आखिर किस तरह से बहादुर शाह और मुगल वंश का अंत हुआ। ये भी आज की ही गाथा में हम लोग स्पष्ट करेंगे। तो यहाँ तक कहानी आपको ये समझ में आया है कि हमारा जो विद्रोह का कारण हो रहा था उसमें से मुगल ने भी विद्रोह किया था, और वो कारण क्या था? तो बहादुर शाह का जो उत्तराधिकारी होता उसको राजा नहीं बनाया जाएगा। यह भी लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग ने पास कर दिया था, घोषणा कर दिया था 1857 से पहले 1856 ईस्वी में। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गया। जी हाँ, अर्चना मैम, अगर आप हमारी बातें सुन रहे हैं तो एक बार कंटेंट कैसा है मोहर लगाएंगे। आप इस कंटेंट को सराहना करें ताकि हमें और भी सपोर्ट मिले। एक बार आप कमेंट कर दीजिए। जी हाँ, उसके बाद ध्यान में रखना है बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी। ये बात तीनों आपको अच्छे से याद होगा और हमेशा याद रखना है। बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी की अपनी अलग सेना और सेना प्रमुख होता था उस समय। जी हाँ, और 1857 के इसमें याद रखना है कि कुल सिपाही कितने थे? तो 2,57,000। हमने आपसे कहा है कि आपको कंटेंट और डाटा में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो हर एक बातें जो काफी इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो 2,57,000 के करीब सिपाही हुआ करते थे। सेना में सिपाहियों को जाति धर्म से संबंधित चिन्ह पहनने के लिए उन्होंने मना कर दिया था, जैसे कि सिखों को टोपी पहनना, ये क्या किया था? तो मना कर दिया था। हिंदू मुस्लिम के धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का मकसद था अंग्रेजों का। इसीलिए क्या किया? तो उन्होंने कहा कि कोई भी धार्मिक चिन्ह को, इससे कि जाति या फिर धर्म की प्रचार हो, वैसा कोई भी चिन्ह वो पहनकर नहीं आएगा सेना में, बिल्कुल। तो याद रखना है 1856 के आसपास की बात है, चूंकि 1857 में तो विद्रोह हो ही गया।
ध्यान में रखना है 1856 में एक आदेश के अंतर्गत सभी नए भर्ती सिपाहियों को यह आदेश मिला, विदेश में कुछ समय के लिए काम करना अनिवार्य होगा। ये आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये लाइन जो है, अगर आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहें तो क्या ये लाइन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि क्या? तो याद रखना कि एक शर्त यह रख दिया गया था 1856 ईस्वी में कि जो भी नए सैनिक भर्ती होंगे सेना में, उनको एक समय के लिए, याद रखना है कुछ समय के लिए, उसे विदेश में जाकर भी अनिवार्य रूप से वर्क करना पड़ेगा। भारतीय सैनिकों का वेतन महज 7 रुपये प्रति माह थी। वाह, क्या अन्याय है! ये दुख क्यों नहीं कम हो रहा है भारतीयों का? देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 7 रुपये प्रति माह सैनिकों का वेतन हुआ करता था। बिल्कुल आपको यूनिक जानकारी मैं दे रहा हूं। आप देखेंगे यह है हमारा उस समय का इनफील्ड राइफल। तो जी हाँ, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो यानी चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पुनः एक बार फिर इस वीडियो पर आइए और आप कमेंट करके आप हमारे साथ ऑफलाइन मोड के जैसा एहसास के साथ पढ़िए। ये आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रास एजुकेशन पर, साथ ही आप बिना निर्विरोध पीडीएफ के साथ आप इसे देख पा रहे होंगे। प्रज्ञानम ग्रुप ऑफ एजुकेशन मोबाइल एप्लीकेशन एंड एंड्रॉयड के साथ साथ एप्पल आईफोन iOS पर भी उपलब्ध है। जी हाँ, तो याद रखना है कि उन्होंने जो नया नियम बनाया उसमें से एनफील्ड बंदूक के बारे में एक अफवाह फैलाया गया, लेकिन यह माना जाता है हम भारतीयों के द्वारा कि यह सही बातें थी। अफवाहों में सिपाहियों को आशंका हो गया, यहाँ दिया हुआ है, और बढ़ा दिया कंपनी उसकी धर्म और जाति में परिवर्तन करना चाहती है। याद रखना है कि 57 से पहले 1853 की कई दशकों से उपयोग की जाने वाली ब्राउन बेस, ध्यान में रखना है पहले चलने वाला ब्राउन बेस, ये हमारा रिवॉल्वर हुआ करता था, उसको रिप्लेस किया और एक नई इनफील्ड बंदूक जिसमें गोली भरने की प्रक्रिया तो पुरानी थी, लेकिन भरने के समय कारतूस को दांतों से काट कर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नली में भरकर फिर उसको कारतूस को डालना पड़ता था, और इस प्रक्रिया में उसके आवरण में जो चर्बी होता था उसे, जी हाँ, पानी का सीलन से बचाती थी, इसीलिए उसमें चर्बी लगा दिया गया था और उस चर्बी को दांत से खींचकर खोलना पड़ता था। 26 फरवरी का दिन जब 1857 में आया तो उसी समय 19वीं, याद रखना है, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में, जिसको BNI कहते थे, रेजिमेंट में यह चिंता बढ़ गई और उन्होंने नए कारतूस जो जारी किए थे उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस में वो कागज में लपेटे गए थे, जिन्हें मुंह से खोलना पड़ता था और जिससे उसकी धार्मिक संवेदनाओं को प्रभावित करता, और इसके लिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो उम्मीद करते हैं कि ब्राउन बेस क्या था आप ये समझ गए होंगे, और ब्राउन बेस किस ईस्वी में वर्क करता था इसे भी ध्यान में रखेंगे, 1853 ईस्वी में, और ये पूरी दास्तां भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद क्या हुआ तो याद रखना है 26 फरवरी की ये बात थी, और फरवरी के बाद 29 मार्च को कलकत्ता के पास बैरकपुर परेड मैदान में 34वीं BNI, यानी यही हुआ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 29 वर्षीय मंगल पांडे ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हालिया इस कार्रवाइयों से नाराज होकर उन्होंने घोषणा कर दिया, अपने कमांडरों के खिलाफ उन्होंने विद्रोह करने का आह्वान कर दिया। जी हाँ, ध्यान में रखना है, हर एक बात जो आप जान रहे हैं उसे आप याद करने का प्रयास कीजिए। 26 फरवरी 1857 के बाद 29 मार्च
फरवरी के बाद 29 मार्च 1857 को कलकत्ता के पास बैरकपुर परेड मैदान, ध्यान में रखना है, 34वीं BNI यानी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने 29 वर्षीय मंगल पांडे ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हालिया जो भी नीति थी उसके खिलाफ क्या बोल दिया, बिगुल फूंक दिया कि अब बर्दाश्त नहीं होगा। पांडे के व्यवहार के बारे में सूचित सार्जेंट, याद रखना है मेजर जेम्स ह्यूसन, जी हाँ उस समय वो सार्जेंट हुआ करते थे, उस रेजिमेंट में उन्होंने ह्यूज ने जांच करने गए, तभी उन्होंने क्या किया, ध्यान रखना है, पांडे ने उन पर गोली चला दी। जी हाँ, मंगल पांडे जोशीला इंसान, जी हाँ 29 वर्ष के मंगल पांडे ने क्या किया, तो अपने 34वीं इन्फेंट्री में जब उसका जांच करने के लिए आया इस अफवाह का, तो उन्होंने सार्जेंट पर, उन्होंने जिसका नाम था सार्जेंट मेजर क्या था, जेम्स ह्यूसन, ह्यूसन पर उन्होंने गोली चला दिया। किन्होंने, तो मंगल पांडे ने। ह्यूसन के सहायक लेफ्टिनेंट हेनरी बाग अशांति की जांच करने के लिए बाहर आए, तो पांडे ने उन पर भी गोली चला दी, लेकिन उसके बजाय बाघ के घोड़े, यानी उसका जो बांग होता था जिस पर बैठ के वो आता था, उस घोड़ों पर हमला हो गया और वह घोड़ा वहां से, समझ गए, और उसमें किसी की भी जान नहीं गई। और बाद में दावा किया गया कि मंगल पांडे किसी प्रकार के धार्मिक याद रखें उन्माद में थे, और जनरल जॉन हर्से ने क्या किया, तो याद रखना है क्वार्टर गार्ड के भारतीय कमांडर जमींदार ईश्वरी प्रसाद, नाम याद रखना है, ईश्वरी प्रसाद को मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। लेकिन बहुत ही अच्छा यहाँ एहसास होता है कि ये जो ईश्वरी प्रसाद थे उन्होंने कहा ना बाबा ना, यानी मंगल पांडे को उन्होंने गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। ओवरऑल दास्तां यहाँ तक पहुंचा है कि जब 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे ने धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचने का उन्हें एहसास हुआ, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया, और उन्होंने कोई गलती नहीं किया हमारे अनुसार, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने ये नाम याद रखना है सार्जेंट का, और वो सार्जेंट कौन हुआ करता था, जल्दी से कमेंट करके आप नाम को टाइप करेंगे, सार्जेंट हुआ करता था जेम्स ह्यूसन। जी हाँ, जो इस अफवाह का जांच करने के लिए आया उन पर उन्होंने गोली चला दिया। ध्यान में रखना है कि गोली चला दी लेकिन कुछ हुआ नहीं, और उसके बाद ह्यूसन के एक सहायक लेफ्टिनेंट जिनको हेनरी बाघ, याद रखना है, बाघ अशांति की जांच करने के लिए जब बाहर आए तो पांडे ने उन पर भी गोली चला दिया, लेकिन उस समय यह हुआ कि उसके घोड़े को लग गया और इस हमला में कोई हताश नहीं हुआ, फिर भी यहाँ पर दोषी ठहराया गया। और ध्यान में रखना है कि यह दावा किया जाता है कि मंगल पांडे एक सन की मिजाज के थे, यानी धार्मिक उन्माद में वो थे, और उन्होंने जनरल जॉन हर्से ने एक क्वार्टर गार्ड जो भारतीय कमांडर जमींदार थे, याद रखना उसका नाम याद रखना है, ईश्वरी प्रसाद को, मंगल पांडे को उन्होंने क्या बोला, मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए उन्होंने बोला। तो मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए ईश्वरी प्रसाद का नाम आपको ध्यान में रखना है, लेकिन ईश्वरी प्रसाद चूंकि भारतीय थे, याद रखना है, उन्होंने इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल बहादुरी वाला उन्होंने काम किया। उसके बाद याद रखना है कि क्वार्टर गार्ड और उपस्थित अन्य सिपाही शेख पलटू, बहुत ही इतिहास में एक इंपॉर्टेंट नाम है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो नाम है शेख पलटू नामक एक सैनिक को छोड़कर मंगल पांडे को रोकने या गिरफ्तार करने से पीछे हट गया था। जी हाँ, ये शेख पलटू, इस कमीने का नाम आपको ध्यान में रखना है, और क्या याद रखना है, इसके पीछे का ये इतिहास है कि जब गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया तो याद रखना है ईश्वरी प्रसाद ने मना किया, और उसके साथ साथ अन्य सभी जो भी वहां के सैनिक में काम करते थे उन्होंने बोला नहीं,
मंगल पांडे को गिरफ्तार नहीं करेंगे। एक ही नाम आया और वो था शेख पलटू, जिन्होंने गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ गया। तो जी हाँ, शेख पलटू ने पांडे को अपना आक्रमण जारी रखने से रोका था। तो यहाँ पर बेहतरीन क्वेश्चन आपका बनकर आता है। तो याद रखना है शेख पलटू। जी हाँ, अंग्रेजों के खिलाफ मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह को रोकने के लिए शेख पलटू का नाम आपको जहन में रखना है। एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट नाम है। अपने साथियों को खुले और सक्रिय विद्रोह के लिए उकसाने में विफल रहने के बाद भी मंगल पांडे ने अपनी बंदूक अपनी छाती पर रखकर अपने पैर की उंगली से ट्रिगर खींचकर अपनी जान लेने की कोशिश किया। यह इतिहासकारों ने अपने पुस्तक में लिखा है और ये बेहतरीन पुस्तक से लिया गया एक रिलेवेंट और परीक्षा उपयोगी कंटेंट आप सभी को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। यह केवल खुद को घायल कर सके और उनका जान नहीं जाता है। उस समय हमारे जहन में ये रहता था कि अंग्रेजों की गोली से मरने के बजाय हम खुद ही स्वाभिमान बनकर खुद से ही अपने आप को हटा लें तो ही अच्छा रहेगा। इसमें कई सारे नाम हमारे इतिहास में गिनाए जाएंगे जो कि आप इस घटना से वाकिफ होंगे। उसके बाद आप डेट को याद रखेंगे तो उसी के मार्च के बाद अप्रैल महीना में 6 अप्रैल की बात है 1857 में, याद रखना है कि उनका कोर्ट मार्शल किया गया और 2 दिन के बाद फांसी की सजा हो गई। और इस तरह से मंगल पांडे का यहाँ पर समाप्त होता है विद्रोह। लेकिन 1857 विद्रोह यहाँ कहाँ रुकने वाला था। जी हाँ, जिस तरह से भगत सिंह के, सुखदेव और राजगुरु के शहादत के कारण आज़ादी को एक नया रुख मिला, आज़ादी आंदोलन को, स्वतंत्रता आंदोलन को, उसी तरह से विद्रोह में मंगल पांडे के बलिदान से आग भड़कता है। और उस आग की लपटें कहाँ तक जाती है आज के इस श्रृंखला में हम लोग आगे देखते हैं। जी हाँ, तो उस समय जमादार जो थे वह ईश्वरी प्रसाद, जिन्होंने मंगल पांडे का सपोर्ट किया। जी हाँ, ईश्वरी प्रसाद को भी मौत की सजा सुनाई गई और 21 अप्रैल को उन्हें भी फांसी दे दिया गया। ध्यान में रखना है यहाँ पर आपको 6 अप्रैल और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है क्या, तो 21 अप्रैल को ईश्वरी प्रसाद को भी सजा हुई और उसे फांसी दे दिया गया। उसी के परिणाम स्वरूप रेजिमेंट को भंग कर दिया गया और उसकी वर्दी भी छीन ली गई। जितने भी विद्रोहियां थे उनको क्या किया गया, तो रेजिमेंट से हटाकर उनकी वर्दी को भी छीन लिया गया। जी हाँ, अब यहाँ पर एक पलटू है, वो है हमारा शेख पलटू, को बंगाल सेना में हवलदार के पद पर पदोन्नत कर दिया है। तो ये बातें आप देख रहे हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ पर भी फूट डालकर अपने ही भारतीयों का इस्तेमाल करके और हम लोगों पर इतने दिनों तक, इतने लंबे समय तक शासन किया था। जी हाँ, तो शेख पलटू को बाद में बंगाल सेना में हवलदार के पद पर नियुक्त किया गया, लेकिन 34वें BNS, जी हाँ, बंगाल नेविगेटिव इन्फेंट्री को तितर बितर कर होने के कुछ समय पहले ही उनकी भी हत्या कर दी गई थी। तो जी हाँ, याद रखना है अंग्रेजों का कोई ना दोस्त था ना ही कोई दुश्मन, वो सभी के लिए दुश्मन ही बनकर कह ढाते थे। इसीलिए याद रखना है, हमने भी सुना है कि ना ज़्यादा दोस्ती ना ज़्यादा दुश्मनी। यहाँ पर भी इनकी हत्या कर दी गई। तो ये है अंग्रेजों का कुकृत्य। जी हाँ, अन्य रेजिमेंट के सिपाही ने भी सोचा कि ये सजाएं कठोर थी। जी हाँ, इस तरह के विद्रोह के लिए आपको अगर मृत्यु दंड होता है, इसका मतलब हुआ कि सिपाहियों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई और ये सजाएं कठोर थी। असंतुष्ट पूर्व सिपाही बदला लेने की इच्छा से अवध घर लौट आए। जी हाँ, यानी जहाँ भी इन्फेंट्री में काम हो रहा था, सिपाहियों के द्वारा उसे छोड़कर अपने अवध की ओर घर को लौट गया। अप्रैल के दौरान याद रखना है, उसी माह आगरा, इलाहाबाद और अंबाला, ये 3 जगह का नाम याद रखना है।
आगरा, इलाहाबाद और अंबाला में अशांति और भी आग लग गई थी। जी हाँ, विद्रोह की चिंगारी यहाँ तक भी पहुंच गया था मेरठ से। ठीक है, उसके बाद विशेष रूप से अंबाला का नाम आपको याद रखना है। उस वक्त आगरा, इलाहाबाद और अंबाला में अंबाला का नाम याद रखना है, जो एक बड़ी सैन्य छावनी थी, जहां कई इकाइयां अपने वार्षिक बंदूक अभ्यास के लिए एकत्र हो गई थी। नागरिक, गवर्नर जनरल के कर्मचारियों की आपत्तियों के बावजूद वहां पर बंदूक चलने की प्रथा को स्थगित को अपने दांत की बजाय उन्होंने वह सिस्टम लाया जिसे दांत से नहीं बल्कि उंगलियों से फाड़कर युद्ध किया जाए। तो उन्होंने भी इस विद्रोह के बाद थोड़ा सा झुकते हुए उन्होंने ये व्यवस्था की कि दांत से कारतूस को ना खोलकर एक ऐसा व्यवस्था किया गया जो कि उंगली से ही खींचा जाए। यहाँ पर भी आप सभी को ऐसे फैक्ट्स की जानकारी मिल रही है जिससे आप अनसुने हो सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि यदि अंबाला की बात करें तो हालांकि अंबाला में कोई खुला विद्रोह इस तरह का नहीं हुआ था, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। मेरठ का नाम आता है लेकिन अंबाला का नाम में कोई तरह का खुला विद्रोह नहीं था, लेकिन समर्थन काफी प्राप्त हुआ था और अप्रैल के अंत में बड़े पैमाने पर आगजनी हुई थी इस अंबाला में। याद रखना है आपको, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। बैरक की इमारतों, खासकर एनफील्ड कारतूस का इस्तेमाल होने वाले सैनिकों की और ब्रिटिश अधिकारियों के बंगाल में आग लगा दी गई थी। जी हाँ, जहां भी सैन्य सामग्री था वहां पर उसे आग लगा दिया गया। विद्रोहियों के द्वारा अंग्रेजों को भी काफी परेशान किया गया। मेरठ में एक बड़ी सैन्य छावनी जहां पर 2357 भारतीय सिपाही और 2038 ब्रिटिश सैनिक 12 ब्रिटिश चालित बंदूकों के साथ तैनात थे। ध्यान में रखना है, मेरठ में इतना भारतीय थे, 2357 और 2038 ब्रिटिश सैनिक और 12 ब्रिटिश चालित बंदूकों के साथ वहां पर सजग थे। बंगाल की सेना भीतर अशांति की स्थिति सर्वविदित हो चुकी थी, यानी बंगाल की सेना में भी काफी इस विद्रोह का, इस घटना का, मंगल पांडे के हत्या के बाद काफी आक्रोश था। तो 24 अप्रैल को तीसरी बंगाल लाइट कैवेलरी के असंगत कमांडिंग ऑफिसर, जो मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि भारतीय मुसलमानों का यह रेजिमेंट हुआ करता था, क्या नाम था आपको ध्यान में रखना है, तीसरी बंगाल लाइट कैवेलरी। जी हाँ, यह एक मुस्लिम का रेजिमेंट हुआ था। ध्यान रखना है, भारतीय मुसलमान इसमें थे। उन्होंने 90 लोगों को पैरेड करने और फायरिंग के अभ्यास करने का आदेश दिया। तो जी हाँ, यहाँ से भी बिगुल बजता है पुनः एक विद्रोह का, और ये 1857 के ही घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हुए बढ़ रहा है। हम लोगों के जहन में 1857 के विद्रोह में सिर्फ मंगल पांडे तक ही सीमित रहना चाहते हैं, जबकि यह 1857 से लेकर 58 यानी पूरे साल तक चला था और इसमें कई जगह से इसको सपोर्ट मिला था। तो ये जो फायरिंग का अभ्यास करते थे में शामिल 5 लोगों ने उसे छोड़कर बाकी सभी ने अपने कारतूस लेने से इनकार कर दिया। जी हाँ, यहाँ भी ये 5 लोग थे जिन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया, परंतु और सब जो थे उन्होंने कहा नहीं, हम इस कारतूस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। और 9 मई को शेष 85 लोग जो थे लोगों को कोर्ट मार्शल कर दिया, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, और अधिकांश लोगों को कठोर श्रम के साथ 10 साल की सजा सुनाई गई थी। और अगले दिन रविवार था, याद रखना है आप सभी को, अगले दिन रविवार था। कुछ भारतीय सैनिकों ने ऑफ ड्यूटी कनिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी को चेतावनी दी कि कैद किए गए सैनिकों को बलपूर्वक रिहा करने की योजना बनाई, लेकिन जिन वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई थी उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं किया। और मेरठ शहर में
भी अशांति थी और बाजार में गुस्से में विरोध प्रदर्शन हुआ और कुछ इमारतों में आग लगा दी गई और शाम को अधिकांश ब्रिटिश अधिकारी चर्च में जाने की तैयारी कर रहे थे रविवार के दिन। जी हाँ, तीसरी घुड़सवार सेना के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। नेतृत्व करने वाले घुड़सवार ने भी वहां पर विद्रोह किया और शहर में कुछ नागरिक दंगों की कथित तौर पर कोतवाल, जिसको स्थानीय पुलिस कमांडर, याद रखना है नाम, धन सिंह गुज्जर द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। जी हाँ, नागरिकों को उन्होंने, याद रखना है, धन सिंह गुज्जर द्वारा क्या किया तो प्रोत्साहित किया गया। और ब्रिटिश इतिहासकार मानते हैं जिनका नाम है फिलिप मेसन। जी हाँ, ब्रिटिश इतिहासकार फिलिप मेसन का कहना है कि मेरठ से अधिकांश सिपाही 10 मई की रात को ही दिल्ली के लिए प्रस्थान करना चाहता था। जी हाँ, उन्होंने कहा कि वह दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गया और यह केवल 40 मील दूर हुआ करता था। जी हाँ, और वहां पर मजबूत दीवारों वाला शहर था और यह नाम मात्र मुगल सम्राट के प्राचीर की राजधानी थी और वर्तमान सीट वहां का हुआ करता था। और अंततः मेरठ के विपरीत वहां पर कोई ब्रिटिश सैनिक भी नहीं थे और उन्होंने आगे बढ़ते हुए, जी हाँ, उन्हें आगे बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया। यहाँ पर ओवरऑल ये कहना है हमारा कि जब दिल्ली में वहां पर कूच की गई तो याद रखना है कि मेरठ से सभी चले कहां पर 10 मई की रात को दिल्ली के लिए प्रस्थान हुए और वहां पर वही बहादुर शाह द्वितीय थे और वहां पर अंग्रेजों का भी कोई ज्यादा वर्चस्व नहीं था, क्योंकि वहां पर मुगल का अंतिम शासक अभी भी अपने राज्य को संभाल के रखा था। तो सभी विद्रोही दिल्ली के लिए प्रस्थान किए। तो यहाँ पर हम लोग अभी देखेंगे कि क्या होता है, क्या बहादुर शाह द्वितीय ने उन विद्रोहियों का साथ देता है। इस श्रृंखला में अभी और भी है, ध्यान दीजिएगा। याद रखना है आपको 11 मई की सुबह जब रात को यहाँ पर चला था दिल्ली के लिए और 11 मई हो चुका था, 10 मई की रात को दिल्ली के लिए चला और 11 मई की रात नहीं, सुबह में तीसरी घुड़सवार सेना जो पहली टुकड़ियां दिल्ली पहुंच गई और महल में राजा के कमरे की खिड़कियों के नीचे उन्होंने बहादुर शाह जफर को उन्हें स्वीकार करने और उनका नेतृत्व करने के लिए बुलाया। जी हाँ, विद्रोहियों ने मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को कहा कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए। जी हाँ, और उन्होंने इस बिंदु पर कुछ नहीं कहा, कोई प्रतिक्रिया जफर ने नहीं दिया, याद रखना है। और दोपहर हो गया, सुबह से दोपहर के समय शहर में भीषण विस्फोट कई मील तक सुनाई दिया था। इस डर से शस्त्रागार, जिसमें हथियारों और गोले बारूद का एक बड़ा भंडार था, विद्रोहियों के हाथ में चला गया। जी हाँ, अफरा तफरी शहर में मचा और उसी समय विद्रोहियों, जी हाँ, भारतीयों के पास जो था वहां पर अस्त्र शस्त्र की कमी थी। जी हाँ, गोले बारूद बंदूक ये हमारे पास नहीं हुआ करते थे, इसीलिए हमें संघर्ष करना पड़ता था, हमें तोप खानों को लूटना पड़ता था ताकि हमारे पास क्या हो, तो जी हाँ, हथियार आए। उसी क्रम में यहाँ पर जब ये घटना होता है दोपहर के समय में, तो विद्रोहियों के हाथ में बहुत सारे हथियार, गोला बारूद आ जाता है और इन घटनाओं की खबर से अंततः दिल्ली के आसपास तैनात सिपाही को खुले विद्रोह के लिए एक प्रेरणा मिलती है। ध्यान में रखना है, ये फिगर आप देख रहे होंगे इस तरह से गुंबद सा है और यहाँ पर याद रखना है ये है फ्लैग स्टाफ टावर। जी हाँ, फ्लैग स्टाफ टावर कहाँ है तो ध्यान में रखना है दिल्ली में है, जहां पर विद्रोह से बचे हुए ब्रिटिश लोग 11 मई 1857 को एकत्र हुए थे। फेलिस बीटो द्वारा खींची गई यह तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर लगा हुआ है। और ध्यान में रखना है कि जो मुख्य भवन से अलग हो गए, जो फ्लैग हाउस टावर तक पहुंच नहीं सके, वह भी पैदल
करनाल के लिए निकल पड़े। जो उस टावर में जाकर उन्होंने वहां पर अपना क्या विरोध प्रदर्शन किया, विद्रोह किया, और जो नहीं पहुंचे वह पैदल ही करनाल की ओर निकल पड़े। कुछ लोगों ने रास्ते में गांव वालों ने भी उस विद्रोहियों का मदद किया और बहुत सारे लोग उसमें क्या हुए, मारे गए थे। इस तरह से मेरठ के बाद दिल्ली की घटना की खबर तेजी से फैली, जिसमें सिपाहियों का विद्रोह और भी ज्यादा भड़क चुका था। कई जिलों में अशांति पैदा हो गई थी। जी हाँ, उसके बाद याद रखना आपको, दिल्ली से 160 मील दूर, लगभग 260 किलोमीटर दूर आगरा में कम से कम 6000 से भी अधिक गैर लड़ाके किले पर एकत्रित थे। और क्या हुआ, तो बंगाल की सेना 17 नियमित नेटिव वही इन्फेंट्री रेजिमेंट से 54 ने वहां पर भी विद्रोह कर दिया, लेकिन कुछ ही तुरंत नष्ट कर दिए गए और टूट गए। उनके सिपाही को घरों में चले गए, यानी उन्होंने भी आंदोलन छोड़ दिया। और अवध राज्य, याद रखना है कि एक बड़ी टुकड़ी ने सामूहिक रूप से विद्रोह कर दिया था। ये बातें भी आपको ध्यान में रखना है। ग्वालियर की एक अन्य बड़ी टुकड़ी ने भी विद्रोह किया था उस समय 1857 में। भले ही उस राज्य के शासक, याद रखना है जयाजीराव सिंधिया, याद रखना है जयाजीराव सिंधिया ने अंग्रेजों का समर्थन कर दिया था। ये भी बातें आपको अपने इतिहास के काले अध्याय के रूप में इस आदमी का भी नाम आपको क्या करना है, याद रखना है। जी हाँ, अब आती है बात 1 अप्रैल 1858 की ओर पहुंच गए हैं। बंगाल सेना में कंपनी के प्रति वफादार भारतीय सैनिकों की संख्या भी 18,053 थी। जी हाँ, देखिए यहाँ बंगाल में कंपनी के प्रति वफादार कुत्ते भी थे, ये बातें ध्यान में रखना है। जी तो याद रखना है ना, ऐसे ठीक है 5 बजे। जी हाँ, हालांकि विद्रोह को फैलने के ध्यान में रखना है क्या होगा, तो बाद पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमांत में भी बड़ी संख्या में लोगों ने जल्दीबाजी में ही विद्रोह के सपोर्ट में खड़े हो गए और बंबई सेना में 29वीं रेजिमेंट, ध्यान में रखना है हर रेजिमेंट के लिए एक संख्या है, 34वीं मंगल पांडे के लिए। उसी तरह से बंबई से संबंधित है 29वीं रेजिमेंट और 3 विद्रोह हुए, जबकि मद्रास सेना में भी एक विद्रोह नहीं हुआ था। मद्रास सेना में एक भी विद्रोह नहीं हुआ था, ध्यान में रखना है, मद्रास सेना में एक भी विद्रोह नहीं, और बंबई सेना में 3 विद्रोह हुए थे। हालांकि इसकी 52 रेजिमेंट में एक के तत्वों में बंगाल के स्वेच्छा से सेवा देने से इनकार करके उन्होंने विद्रोह किया था। फिर भी अधिकांश दक्षिण भारत में निष्क्रिय ही रहा था, केवल रुक कर हिंसा भड़कती रही। और सिखों, ध्यान में रखना है, सिखों को विशेष रूप से उत्तरी भारत में मुगल शासन के बहाली का डर था, क्योंकि उन्हें मुगल राजवंश द्वारा बहुत ही बेरहमी से सताया गया था। इसीलिए वो क्या थे, तो मुगल के खिलाफ सिर्फ एक्टिव थे। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर सिखों को लगा कि पहले और दूसरे आंग युद्ध जो हो चुका था, जी हाँ, सिद्ध जो कि क्या था, चिल्लियावाला, याद रखना है आपको, ये होगा हमारा, जी हाँ, जलियांवाला बाग और फिरोज शाह की सबसे खूनी लड़ाई ब्रिटिश सैनिकों ने जीत लिया था, जबकि हिंदुस्तानी सिपाहियों ने युद्ध में सिखों से मिलने से इनकार कर दिया था। विद्रोह के समर्थन और विरोध में विभिन्न समूहों की विफलता एक प्रमुख कारण रहा इस आंदोलन का सफल न होने का। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है कि हमारे भारतीयों के द्वारा ही न तक घर का भेदी लंका ढाए, वो परंपरा शुरू से चली आ रही है। और इसी वजह से क्या हुआ, तो यहाँ पर हम विद्रोही थोड़ा सा हार का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। बहादुर शाह जफर को संपूर्ण भारत का सम्राट घोषित किया गया। और ध्यान में रखना है
कि पिछली शताब्दियों में मुगल राजवंश की शक्ति की बहुत ही ज़्यादा हानि होने के बाद उनका नाम अभी भी पूरे उत्तर भारत में प्रतिष्ठा रखता था। जी हाँ, ध्यान में रखना है, संपूर्ण भारत में जब मुगल वंश का शासन हुआ करता था, अब वो नष्ट हो चुका था, फिर भी उत्तर भारत में मुगल का दबदबा उस समय हुआ करता था। लेकिन जब सम्राट ने अपने नाम पर सिक्के भी जारी किया, जो शाही स्थिति को दावा करने में सबसे पुराने तरीकों में से एक था, पंजाब के सिखों को विद्रोह से दूर कर दिया गया, क्योंकि वे मुगल शासकों के खिलाफ ही युद्ध लड़ने के बाद इस्लामी शासन में वापस नहीं लौटना चाहते थे। और मेरठ के आसपास भी ग्रामीण इलाकों में सामान्य गुज्जर विद्रोह ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ी खतरा पैदा कर दी थी। ये बातें भी ध्यान में रखना है। गुज्जरों ने चौधरी कदम सिंह गुज्जर, नाम एकदम बेहतरीन, जी हाँ, गुज्जरों ने चौधरी कदम सिंह गुज्जर, जिसको कदम सिंह के नाम से जाना जाता है, को अपना नेता घोषित किया और कंपनी पुलिस को निष्कासित कर दिया था। और उसके बाद ध्यान में रखना है बुलंदशहर और बिजनौर। जी हाँ, बुलंदशहर के लिए आपको नाम याद रखना है वलीदाद खान, और बिजनौर के लिए आपको याद रखना है माहो सिंह के अधीन गुज्जरों का नियंत्रण आ गया। और 20 सितंबर 1857 को हुमायूं के मकबरे पर विलियम हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को पकड़ लिया गया, और ब्रिटिश एजेंट विलियम हडसन ने उनके बेटों मिर्जा मुगल और मिर्जा खिर्ज सुल्तान और पोते मिर्जा अबू बकर को दिल्ली गेट के पास खूनी दरबार में गोली मार दी। यह खबर सुनकर जफर ने हैरान चुप्पी के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की, जबकि उनकी पत्नी जीनत महल, ध्यान में रखना है, बहादुर शाह जफर की पत्नी जीनत महल संतुष्ट थी, क्योंकि उसका मानना था कि उनका बेटा अब जफर ही उत्तराधिकारी होगा। ध्यान में रखना है, ये हमारे मुगलों की सबसे बड़ी कमी हुआ करती थी। और इस तरह से क्या हुआ, तो गोली मारकर हत्या कर दी, और पत्नियों के द्वारा भी कहा अच्छा ही हुआ। और इस तरह से मुगल वंश का पतन होता है। और क्या होता है, तो 1857 का वो मंगल पांडे के द्वारा छेड़ा गया विद्रोह भी समाप्त होता है। तो अगले एपिसोड में क्या होगा, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगा, 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस तारीख को हुई थी? आपको जल्दी से कमेंट में जवाब देना है। अगर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही हमारा कमेंट बॉक्स एक्टिव होता है। ये हमारा सेटिंग है। जी हाँ, तो चलिए, 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस तारीख को हुई थी? आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। हमने आपको बताया था, ध्यान में रखना है आप सभी को, मेरठ में मंगल पांडे के द्वारा, और मई महीना, मो समझ रहे हैं? ये माह से याद रखना है आपको मेरठ, माह से याद रखना है मई महीना, और माह से याद रखना है मंगल पांडे के द्वारा 1857 ईस्वी की शुरुआत होती है। तारीख याद रखना है 10, क्योंकि अंग्रेजों के सामने हमने कहा बस अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और विद्रोह शुरू। तो 10 का मतलब बस, मई महीना 1857 हमने ट्रिक कल के क्लास में बताया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को किस नाम से भी जाना जाता है? आपको जल्दी से दूसरे नंबर का जवाब देना है। जी हाँ, 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, या उपरोक्त में से सभी होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। जल्दी से आपको जवाब देना है, क्या होगा आपका सही आंसर?
जल्दी से बताना है। क्या स्वतंत्रता संग्राम कहेंगे, या फिर सिपाही विद्रोह कहेंगे, या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहेंगे, उपरोक्त में से एक से अधिक, या सभी? ये देखिए, हमने आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन सेट किया है ताकि आप तुक्का ना लगाएं। डी नंबर पर आप जा रहे हैं, हमें पता था, लेकिन यहाँ पर ई नंबर आंसर होगा। बोलेंगे दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पर है ये तीनों, और यहाँ पे है उपयुक्त में से एक से अधिक, और आपका आंसर बी नंबर और सी नंबर और बी नंबर है। इसे स्वतंत्रता संग्राम नहीं बल्कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम कहा गया था। किनके द्वारा? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा। याद रखना आपको, बी.डी. सावरकर साहब का नाम, जिन्होंने प्रथम ये 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, और ये सिपाही के द्वारा था। तो हमने कल की कक्षा में आपको अच्छे से बताया था, ध्यान में रखना है। आपका ई नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलिए, आपको बताना है 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक मंगल पांडे कौन से रेजिमेंट में थे? जल्दी से बताना है। देखिए, रेजिमेंट में 34 है, 23 भी है, 40 भी है, 32 भी है। कंफ्यूजन तो यहीं पर होता है। जी हाँ, जल्दी से कमेंट में बताइएगा क्या होगा 2 नंबर का सही आंसर। जल्दी से आपको कमेंट में आंसर देना है। मैं आप सभी का कमेंट देख रहा हूं, और जिनका भी सही आंसर होगा उनका मैं नाम जरूर लूंगा। तो आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। जल्दी से आपको कमेंट में आंसर बताना है। चलिए, जी हाँ, 2 का ए नंबर आंसर आ रहा है। ध्यान में रखना है, ए नंबर आंसर आ रहा है। 1857 के विद्रोह के नायक मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जिसको BNI कहा जाता था। ध्यान में रखना है, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। 34वीं आपको ध्यान में रखना है। ये कहते हैं ना कि विद्रोह 3-4 दिन में हो गया था। क्या हुआ था? विद्रोह 3-4 दिन में हो गया था मंगल पांडे के द्वारा। 3-4 बोले तो 34। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कब शहीद हुई थी? अब जल्दी से आपको जवाब देना है। झांसी की रानी कब शहीद हो गई थी? आपको जल्दी से जवाब देना है। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कब शहीद हुई? तो यहाँ देखिए 1857 है, यहाँ पर 1857 है, और यहाँ पर 1857 है। जल्दी से आपको जवाब देना है। क्या होगा इसका सही आंसर? जी हाँ, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। और भी आंसर का मैं इंतजार करना चाहूंगा। जल्दी से इसका जवाब आप दीजिएगा। क्या होगा आंसर? सी सी सी। जी हाँ, सी आ रहा है। 3 का सी आपका सही आंसर बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान में रखना है, 1857 का विद्रोह जो था वो 1858 में, जी हाँ, 1858 तक चला था। और हमने कल की कक्षा में बहुत अच्छे से बताया था, बहादुर शाह जफर के द्वारा, जी हाँ, उसका समर्पण और मुगल वंश का अंत हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का भी अंत की घोषणा करता है। और वो था, डेट याद रखना है, 18 जून 1858। जी हाँ, क्या था? 18 जून 1858 आपको ध्यान में रखना है। रानी लक्ष्मीबाई जी का ध्यान में रखना है। मृत्यु यानी शहीद होने का वो तिथि आपको ध्यान में रखना है। अगला चलिएगा, बहादुर शाह जफर। ध्यान में रखना है आप सभी को, बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहां पर कैद करके रखा था? जल्दी से बताइएगा आपका आंसर क्या होगा। बहादुर शाह जफर को कहां पर कैद करके रखा था? जल्दी आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। बहादुर शाह जफर, जी हाँ, अंतिम मुगल शासक, जी हाँ, अंतिम मुगल शासक, जिनको क्या किया? तो अंग्रेजों ने बाद में बहुत बेरहमी से क्या किया? तो मौत के घाट उतार दिया था। ध्यान में रखना है। और क्या होगा? अंग्रेजों ने इसे कहां पर कैद करके रखा था? जल्दी से बताना है। सी नंबर आंसर आ रहा है,
4 का सी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। रंगून में ध्यान रखना है, क्या होगा आपका आंसर? रंगून। बहादुर शाह जफर, जी हाँ, उसमें कोई गुण था? नहीं था, यानी गुण, दैट इज कॉल्ड रंगून। ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत है? चलिए, कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही बात है, जी हाँ, कानपुर का विद्रोह, याद रखना है, ये कान है और ये ना मतलब नाक है। कान और नाक याद रखना है आपको। कानपुर क्या हो जाएगा? नागपुर, ये नाना साहब क्या हो जाएगा बोलिए? कानपुर का आंसर नागपुर हो जाएगा। ना से क्या रखना है याद? नाना साहब आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 5 का ई नंबर आंसर आ रहा है। कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व नहीं था, क्या था? क्या, जल्दी से बताइए, कमेंट करके जल्दी से बताइएगा क्या होगा आंसर। 5 पे मतभेद हो रहा है और 5 का बी आ रहा है, ए भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, बिल्कुल गलत जवाब है। 5 का जो सही होगा वो क्या होगा? तो ध्यान में रखना है, नाना साहब आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, 1857 के विद्रोह के दौरान अवध की राजधानी कौन थी? जल्दी से बताना है, अवध की राजधानी कौन सी थी? जल्दी से आपको कमेंट में आंसर बताना है। 6ठा नंबर का जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना है। अवध की राजधानी कौन सी थी? आपको जल्दी से बताना है। 6ठा नंबर का आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, मैं सभी का कमेंट देख रहा हूं, आप टेस्ट के रूप में इसे देखेंगे, क्लास टेस्ट है ये आपका, और यहाँ पर आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज वे में हो रहा है। तो जल्दी से इसका कमेंट में आंसर दीजिए। 6ठा का आंसर 1857 के विद्रोह के दौरान अवध की राजधानी कौन हुआ करता था? जल्दी से आपको बताना है। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, ये हमारा ए नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? ए नंबर आंसर होगा लखनऊ। आपको ध्यान में रखना है, क्या? लखनऊ। आगे देखिएगा, किस ब्रिटिश अधिकारी ने झांसी पर हमला कर दिया था? जल्दी से बताइएगा, याद रखना है आपको। कौन सी ब्रिटिश अधिकारी कौन थे जिन्होंने झांसी पर हमला किया था? झांसी पर हमला करने वाले ब्रिटिश अधिकारी, ध्यान में रखना है, झांसी की रानी को रोज दिया गया था, रोज डे, समझ रहे हैं? तो याद रखना है आपको, झांसी की रानी को क्या दिया? रोज दिया, यानी क्या हो गया? तो ह्यू रोज, ध्यान में आपको रखना है, बिल्कुल सही जवाब है। 7 का ए नंबर आंसर बिल्कुल सही जवाब है। अगला चलिए, 1857 के विद्रोह का मस्तिष्क कहा जाता है, किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा, 1857 के विद्रोह का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? जी हाँ, यानी किसके दिमाग में ये खुरापात आया था? 1857 के विद्रोह के लिए आपको ध्यान में रखना है, मस्तिष्क किसे कहा जाता है? आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, ध्यान में रखना है। आपके मन में आ रहा है डी नंबर, लेकिन ध्यान में रखना है, मस्तिष्क पर टोपी, याद रखना है। क्या मस्तिष्क पर क्या होता है? टोपू नहीं, क्या होता है बोलिए? टोपी होता है। टोपी बोले तो टोपे, क्या याद रखना है आपको? जल्दी से बोलिए, तात्या टोपे आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ, तात्या टोपे होगा। मैं जान रहा था कि आपका आंसर डी नंबर आएगा, लेकिन तात्या टोपे क्या? तो 1857 के विद्रोह का मस्तिष्क था। जी हाँ, तात्या टोपे हो जाएगा। अवध के किस नवाब को 1856 ईस्वी में गद्दी से हटा दिया गया था? जी हाँ, अवध के किस नवाब को, नवाब का नाम याद रखना है, गद्दी से जिसे हटा दिया गया था, कब? 1856 ईस्वी में। जल्दी से आपको जवाब देना है, क्या होगा इसका आंसर? 9 नंबर का आंसर जल्दी से बताइएगा। अवध के किस नवाब को 1856 में गद्दी से हटा दिया गया था? अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान में रखना है, नवाब याद रखना है। जी हाँ, वाजिद अली। जी हाँ, क्या नाम याद रखना है? वाजिद अली शाह
जी हाँ, ये बातें ध्यान में रखना है। वाजिद अली को अवध का नवाब होने के बाद यानी नवाब के रूप में 1856 ईस्वी में उन्हें गद्दी से हटा दिया गया था। ध्यान में रखना है, वाजिद अवध ध्यान में रखना है। चलिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ था? तो हमने बताया था आप सभी को। ध्यान रखना है, जब गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो आपको जल्दी से बताना है, क्योंकि इसमें काफी कंफ्यूजन होता है। तो 10 नंबर का आंसर मैं जरूर आपके कमेंट बॉक्स में चाहूंगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? आपको जल्दी से बताना है, जल्दी से बताइएगा। तो 10 का आंसर जल्दी से आ जाना चाहिए। 10 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर दो नाम में काफी कंफ्यूजन होता है। पहला नाम है डलहौजी और दूसरा नाम क्या है? तो लॉर्ड कैनिंग। जी हाँ, जल्दी से आपको बताना है, ये दो नाम पर मोहर लगाना है। क्या होगा? सी नंबर लॉर्ड कैनिंग होगा या लॉर्ड डलहौजी होगा? जल्दी से आपको कमेंट में आंसर देना है। तो बिल्कुल सही जवाब है। इसका मतलब आपने हमारा थ्योरी क्लास भी किया है और आप ज्ञानी है ही, आप ज्ञान के भंडार हैं और आपका सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के विद्रोह, 1857 के विद्रोह में बिहार, ध्यान में रखना है। 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जल्दी से आपको कमेंट में आंसर बताना है और आपसे बात हम करेंगे क्लास के बाद मेरे प्रभु, इसीलिए अभी क्लास को ज्वाइन करें। आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जल्दी से आपको बताना है कमेंट में आंसर। जी हाँ, कमेंट में आपको आंसर बताना है। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या होगा? तो बिहार के, जी हाँ, वीर कुंवर सिंह। जी हाँ, सभी जानते हैं वीर कुंवर सिंह बिहार के शेर। जी हाँ, चलिए आगे देखते हैं। तात्या टोपे को कब फांसी हो गया? जल्दी से आपको जवाब देना है। क्या होगा आपका सही आंसर? तात्या टोपे को फांसी, जी हाँ, कब हुआ? तो आपको याद रखना है तात्या टोपे है, ध्यान में रखना है, और 1857 के विद्रोह से संबंधित है। ध्यान में रखना है ये भी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि 1857 में तो शुरू ही हुआ। कोई चीज शुरू से होकर कहां तक जाता है? ऊपर तक। विद्रोह है तो ऊपर हो गया, तो याद रखना है। यानी सबसे ज्यादा तात्या टोपी, टोपी ऊपर में पहनते हैं, तो 1857, ठीक है। 1857 नहीं, 58 तक चला था, तो 58 भी नहीं, क्या याद रखना है? 1859 ही ध्यान में रखना है। 1859 में तात्या टोपे को फांसी की सजा हो गई थी। ये बातें आपको ध्यान रखना है। 1857 के विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कारण आपको बताना है। सामाजिक कारण बहुत सारे थे, लेकिन उसमें से आपसे पूछा गया है सबसे महत्वपूर्ण, और अगर आपको लगता है कि सभी महत्वपूर्ण है तो आप ई नंबर का रुख करेंगे। जी हाँ, ई नंबर में लिखा रहता है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर आपको लगता है कि 2-4 आंसर सही है तो लगाइए ई पर ठीक, और लगाइए निगेटिव मार्किंग या फिर गलत होने का ये बीपीएससी का टेस्ट। जी हाँ, तो जल्दी से बताना है 1857 के महत्वपूर्ण सामाजिक, जी हाँ, क्या याद रखना है आपको? सामाजिक कारण क्या था? जल्दी से आपको बताना है। देखिए, अगर मैं अंग्रेजों के राज हड़प की नीति की बात करें तो ये राजनीतिक कारण था। क्या था ये बोलिए जल्दी से? ये राजनीतिक कारण के अंतर्गत आएगा। भारतीय किसानों का शोषण, ये किस में आएगा? तो ये आर्थिक कारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलिए? ये आर्थिक कारण हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? भारतीय व्यापारियों का आर्थिक दुर्दशा, ये भी आर्थिक कारण हो जाएगा। चर्बी वाले कारतूस आपको जल्दी से देखना है। क्या होगा इसका आंसर? चर्बी वाले कारतूस इसका सही जवाब होगा या ई नंबर होगा? इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आपको कमेंट में जवाब देना है। जी हाँ, कह रहा कि सामाजिक कारण पूछा है। सामाजिक कारण में चर्बी वाले कारतूस पर मोहर लगाएं या ई पर जाएं?
तो हमारे बहुत सारे सर ई पर चले गए हैं। लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि यही हमारा सामाजिक कारण था। इसे धार्मिक कारण से भी जोड़कर देख सकते हैं, लेकिन यह समाज से ही संबंधित था, इसीलिए यहाँ पर ए नंबर पर जाएंगे। कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है, इसीलिए ई नहीं जाकर हम लोग क्या करेंगे, ए पर जाएंगे, क्योंकि यहाँ धर्म के बारे में कुछ नहीं, ये तो एक अफवाह के तहत जाना गया था। सही या गलत? ये अफवाह के तौर पर यह कहा जाता है, इतिहासकारों ने कहा यह सिर्फ अफवाह था, यहाँ पर धार्मिक कारण यह नहीं हुआ, लेकिन हम इसे धार्मिक कारण में भी जोड़कर देखते हैं। सामाजिक कारण और धार्मिक कारण में अगर चुनना हो तो इसे सामाजिक कारण में भी हम रख सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे बुक में आपको चर्बी वाले कारतूस को धार्मिक कारण में भी दिखाया है और उसे सामाजिक कारण में भी दिखाया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के बेटे को कहां पर जाके मार दिया? जी हाँ, आपको कल के दास्ता करुणा भरी वो कथा आपको हमने सुनाया था, जिसमें क्या हुआ था, तो बहादुर शाह जफर के बेटों को इस तरह से छन्नी कर दिया था, हम बताए भी थे। और बहादुर शाह जफर की पत्नी को लगा था कि अच्छा ही हुआ, क्योंकि उत्तराधिकारी उसके बेटे को ना बनाकर बहादुर शाह जफर के बेटों को बनाया जाता। हेलो, नमस्कार सर। अच्छा, तो आए थे ना सर एक बार? अच्छा, जो एक सर है बाहर में, बोला ना, तरुण संजीव कुंज बोल के, जाओ देखो। चलिए, हमारे यहाँ एक अतिथि आए हुए हैं और वो आपके ही बीच से हैं। हमारे एक शिक्षक आए हैं जो ऑफलाइन यहाँ पर हमसे मिलने आए हैं, और अच्छी बात है, सर को हम आदर पूर्वक बैठाएंगे और आपका क्लास जरूर कंटिन्यू करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के बेटे को कहाँ मारा? जल्दी से आपको कमेंट में बताना है 14 नंबर का सही जवाब। जी हाँ, आपको ध्यान में रखना है, बहादुर लोग खूनी खेल खेलते हैं, बहादुर लोग खूनी खेल खेलते हैं। आपको याद रखना है, बहादुर शाह जफर का बेटा था, लेकिन वो भी खूनी खेल खेला और खूनी दरबार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए किस नीति का उपयोग किया था? 1857 के विद्रोह के लिए आपको जल्दी से बताना है क्या? तो अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए किस नीति का उपयोग किया था? जल्दी से बताना है आप सभी को सही आंसर। जी हाँ, अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए किस नीति का उपयोग किया था? आपको जल्दी से कमेंट में आंसर करना है। चलिए, तो जल्दी से 15 नंबर का आपको जवाब देना है। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से आपको कमेंट में बताना है। चलिए, अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए जी हाँ कौन सा नीति अपनाया था? यहाँ पर ई नंबर भी आंसर सही है, ध्यान में रखना है। क्या होगा? आपको लिखा है डिवाइड एंड रूल, दमन की नीति, सुधार की नीति, सैन्य विस्तार की नीति। अंग्रेजों ने, याद रखना है, पूरे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नहीं है, ये 1857 का विद्रोह जो 1857 ईस्वी में शुरू होकर 1858 के मई महीने, जून महीने तक चला था। यहाँ तक कि तात्या टोपे को फांसी की सजा 1859 ईस्वी में हुआ, तो हम लोग ये मानेंगे कि 2 से 3 साल तक चला था। आपसे उसी दौरान पूछा है कि अंग्रेजों ने कौन सी नीति को अपनाया? आपके मन में आ रहा है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति, तो ध्यान में रखना है। उसके साथ तो सिर्फ राज्यों का हरण होता था, राज्य को अपने अंडर में मिलाया जाता था। तो आपका आंसर आ चुका है, 15 का ए नंबर आ रहा है। नहीं, जी हाँ, यह था कि सभी विद्रोहियों को दमन पूर्वक कुचल दिया गया था, उस पर दमन कर लिया गया था और उसे दबा दिया गया था। तो ध्यान में रखना है आप सभी को, दमन की नीति आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान में रखना है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख स्थलों में से एक
स्थल कौन सा नहीं है? जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा इसका आंसर। नहीं वाला क्वेश्चन बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है। हर एक पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन नहीं पर भी रहता है। तो जल्दी से 16 नंबर का जवाब आपको देना है। विद्रोह में आपको स्थल पूछे तो आप जानते हैं कि मेरठ का नाम आपको याद रहता है मंगल पांडे से संबंधित, झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित। जी हाँ, दिल्ली में आप सभी जानते हैं कि विद्रोह करते हुए हम लोग दिल्ली से ही मेरठ की ओर बढ़ गए थे, ये बातें भी हम सभी को याद है। तो जी हाँ, पटना नहीं, हम लोग बिहार में याद रखेंगे पटना। जी हाँ, पटना का संबंध किसी भी विद्रोह से नहीं था, ध्यान में रखना है। बेगम हजरत महल का संबंध किस स्थान से है? जल्दी से आपको कमेंट में जवाब देना है। बेगम हजरत महल, जी हाँ, बेगम हजरत महल का संबंध किस स्थान से है? जल्दी से आपको बताना है। कानपुर, झांसी, अवध या फिर आपका आंसर क्या होगा? तो दिल्ली। जल्दी से बताइएगा। 17 नंबर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। 17 नंबर का आपको जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना है। क्या होगा आपका सही जवाब? हजरत महल का संबंध किस स्थान से है? कमेंट करके बताइएगा। 16 का सी आ रहा है, 17 का जवाब जल्दी से देना है आप सभी को। जी हाँ, 17 का बी आ रहा है। जी हाँ, बेगम हजरत महल का संबंध कहां से था? जल्दी से बताना है। तो आंसर में आ रहा है 17 का बी। और एक जवाब देखना चाहेंगे हम, कहां से होगा? कहां से होगा गुरुजी? जी हाँ, कहां से होगा? बेगम हजरत महल का क्या लखनऊ होना चाहिए? आप लखनऊ जानना चाह रहे हैं क्या? जी हाँ, जल्दी से बताइएगा, हम आपको कंफ्यूज बहुत करते हैं। लखनऊ क्या आप आंसर ढूंढना चाह रहे हैं? तो जल्दी से बताइएगा। सी नंबर आंसर आ रहा है। जी हाँ, सी नंबर पे ही मैं भी ताला लगाऊंगा। अवध से संबंध था बेगम हजरत महल का, ध्यान में आप सभी को रखना है। आगे हम लोग देखेंगे 1857 के विद्रोह कितने समय तक चला था? आपको जल्दी से बताना है। तो हमने अभी कहा था कि 1857 का विद्रोह, ध्यान में रखना है, 1858 में जाकर खत्म हो गया था। बुरी तरह से ध्यान में रखना है कि इसे हर एक तरीके से अंग्रेजों के द्वारा दमन करके कुचला गया था। तो दमन की नीति भी आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए ध्यान में रखना है, यह महज 1 साल तक के लिए चला था। ध्यान में रखना है, 1857 का विद्रोह 1 साल तक चला था, ये बातें ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह का नाम दिया था? जल्दी से बताइएगा, ध्यान में रखना है, किसने सैनिक विद्रोह कहा था? जी हाँ, 1857 के विद्रोह को अलग अलग इतिहासकारों और दार्शनिकों या फिर हम कहें कि अलग अलग व्यक्ति के द्वारा उसको नाम दिया गया था। तो इसी में सैनिक विद्रोह कहने वाले कौन हुआ करते थे? जल्दी से आपको कमेंट में जवाब देना है। कल की थ्योरी क्लास में हमने आपको बताया था। जी हाँ, याद रखना है, सैनिक और सैनिक का वर्दी को सीले। जी हाँ, युद्ध में फट गया है, इसलिए सैनिक के वर्दी को क्या कर लीजिए? सी लीजिए। तो याद रखना है आपको, क्या? तो सर जॉन सीले आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए किस ब्रिटिश जनरल की महत्वपूर्ण भूमिका थी? जी हाँ, सबसे क्रूर, जी हाँ, जिसको दमन करने में सबसे ज्यादा योगदान रहा है, उस पापी पुरुष का नाम आपको जल्दी से कमेंट में लिखना है। 1857 के विद्रोह को कुचलने में किस ब्रिटिश जनरल का महत्वपूर्ण भूमिका था? आपको जल्दी से जवाब देना है। बहुत सारा नाम है यहाँ पर, ह्यूरोज, कर्नल नील, जॉन निकोलसन और हडसन, ये सभी नाम महत्वपूर्ण है। लेकिन आपसे पूछा गया है, इस विद्रोह में कुचलने वाले किस ब्रिटिश की भूमिका महत्वपूर्ण है, उसमें से कौन है? नाम आपको जल्दी से कमेंट में बताना है। तो जी हाँ, याद रखिएगा आपको, जॉन निकोलसन। जी हाँ, कल के थ्योरी में कितने सारे टर्म को हमने अच्छे से याद करवाया था।
तो आपको ये बातें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में, ध्यान दीजिएगा अच्छे से एकदम, क्वेश्चन बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह का परिणाम नहीं था? आपसे यहाँ पर परिणाम दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह का परिणाम नहीं था? जी हाँ, ब्रिटिश शासन मजबूत हो गया विद्रोह के कारण, या फिर ब्रिटिश शासन जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया था, या फिर हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ गया था, भारत में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप बढ़ गया था। तो जी हाँ, 1857 के विद्रोह के बाद आपको ये जानना चाहिए कि ब्रिटिश ने बहुत सारे सुधार करके अपने शासन को मजबूत कर लिया था, लेकिन यहाँ कहा कि कौन सा कार्य नहीं किया था निम्नलिखित में से। तो ध्यान रखना है, आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी का अंत थोड़ी ना हुआ था विद्रोह के कारण, तो आपका नहीं ऑप्शन के लिए ये बी नंबर आपका ही आंसर बिल्कुल सही होगा। हिंदू मुस्लिम एकता भी बढ़ गया था, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनके द्वारा धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचा था। याद रखना है आप सभी को कि धर्म के खिलाफ ही, आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि हम लोगों ने धार्मिक कारण के कारण ही 1857 में विद्रोह किया था। तो इसीलिए ध्यान में यह भी रखना है कि हिंदू मुस्लिम एकता भी वहां पर बढ़ गया था, ताकि हम लोगों को यह एहसास हो गया था कि जब तक दोनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। उसके साथ ही भारत में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप भी काफी बढ़ गया था, और अंग्रेज को लगने लगा था कि अगर हम मजबूत नहीं होंगे तो हो सकता है कि भारतवासी मिलकर हमें उखाड़ फेंके। इसलिए ध्यान में रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत जो है वही परिणाम नहीं है, बाकी ये सभी उसका परिणाम के तहत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सैनिकों को क्या कहा जाता था? काफी अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है। विद्रोह में शामिल लेने वाले सैनिकों को क्या कहा जाता था? बहुत सारा मन में आएगा कि सैनिक, क्रांतिकारी, देशभक्त, क्या? तो ध्यान में रखना है, सैनिकों को सभी के लिए एक ही नाम था और वो था सिपाही। जी हाँ, इसीलिए 1857 को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, ये सभी आप जानते हैं। अगला है हमारा, किस ब्रिटिश अधिकारी ने बहादुर शाह जफर को बंदी बनाया था? कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने बहादुर शाह जफर को बंदी बनाया था, जल्दी से बताना है। तो ध्यान में रखना है कि बहादुर शाह जफर जो था, तो बहादुर जो याद रखना है वह हडसन, यानी याद रखना है आपको, हड करता है, हट मतलब बोले तो हट करता है, हट, समझते हैं ना, हटसन। याद रखना है आप सभी को, बहादुर लोग जो है वो डट कर मुकाबला करते हैं, वो हठी होते हैं, हटसन। ध्यान में आप सभी को, ध्यान में ये एकदम अच्छे से याद रखना है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम आपको बताना है। जी हाँ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम आप सभी से अगर पूछा जाए तो आप सभी जानते हैं, मनुबाई। ध्यान में रखना है, क्या होगा? मनुबाई आपका होगा। कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन ये भी आप सभी के साथ हो सकता है। किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? जल्दी से आपको कमेंट में आंसर देना है। जी हाँ, इसका क्वेश्चन आप कमेंट देंगे, आपको वीडी सावरकर, जी हाँ वीर सावरकर आप सभी को नाम याद होगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? जल्दी से बोलिएगा। तो सभी जानते हैं, ग्वालियर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1857 का प्रमुख सैन्य कारण क्या था? तो सैन्य कारण में हमने आपको बताया कि सैनिकों को चर्बी वाले कारतूस, यही इसका सैन्य कारण था। नए करों का भार से कोई मतलब नहीं है, भारतीय व्यापारियों का शोषण, ब्रिटिश शासन की नीतियां, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। 1857 ईस्वी का मूल कारण यही था कि चर्बी वाला कारतूस का उपयोग होना। जी हाँ, चलिए, नाना साहब का आपको वास्तविक नाम बताना है। जी हाँ, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखना है आप सभी को, कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको कमेंट में करना है, ये जवाब दीजिएगा। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जी हाँ, तात्या टोपे
जी हाँ, तात्या टोपे का वास्तविक नाम आपको बताना है। जी हाँ, तात्या टोपे का वास्तविक नाम बताना है, कंफ्यूजन ना हो। यहाँ याद रखना है नाना साहब, याद रखना ढोंडू पंत ध्यान में रखना है आप सभी को। जी हाँ, नाना जो है वह हमारे किसी न किसी पंथ से जुड़कर अपनी अंतिम अवस्था को काट रहे हैं, तो नाना के लिए पंथ याद रखना है, ढोंडू पंत आपको एकदम याद रखना है। और इसका आंसर कमेंट में देना है, आगे क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान में रखना है। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ, दिल्ली में नेतृत्व करने वाले आप सभी को दास्ता हमने सिखाया कि उस समय मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय राज करते थे और वो दिल्ली का ही क्षेत्र था। तो ध्यान में रखना है 1857 में दिल्ली के क्षेत्र का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है, जल्दी से कमेंट करते चलिए। मंगल पांडे, जी हाँ जल्दी से बताइएगा, मंगल पांडे का क्षेत्र आपको बताना है। जी हाँ, नाना साहब का क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, तात्या टोपे का क्षेत्र। अभी सारा क्वेश्चन गुजरा है और कुछ क्वेश्चन यहाँ भी आएगा। दिल्ली के क्षेत्र की बात करें तो बहादुर शाह जफर ध्यान में आप सभी को रखना है। जी हाँ, किसने 1857 के विद्रोह को मुट्ठी भर सैनिकों की बगावत कहा था? जी हाँ, 1857 के विद्रोह को हमने कई बार आपसे समझाया, इसे अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग नाम से संबोधित किया गया है। उसी में एक आपको ये भी याद रखना है, मुट्ठी भर सैनिकों की बगावत, ये कोई अंग्रेज ही कर सकते हैं। और ध्यान में रखना है, अगर ऐसा कोई कहेगा तो उसका हम मुंह सी देंगे, सीले, याद रखना आप सभी को, मुंह तू सीले, ऐसा गंदे बातें नहीं करना है। मुट्ठी भर का सैनिकों का ये बगावत नहीं था, ये बोलेगा तू चुप कर ले, मुंह को अपना सीले, बोले तो सर जान सीले, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला है हमारा 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां भड़का था? जी हाँ, सबसे पहले 1857 का विद्रोह कहां पर भड़का था? क्या दिल्ली होगा या मेरठ होगा? तो हमने कई बार आपको बताया है मेरठ, ध्यान में आप सभी को रखना है, मेरठ और 10 मई। जी हाँ, और मंगल पांडे। जी हाँ, ये हमने ट्रिक आपको बार बार बताया है, ये ध्यान में रखना है, कंफ्यूजन ना हो। मंगल पांडे का मेरठ से संबंध नहीं था, ध्यान में रखना है। बस यह है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ करने वाले 10 मई को प्रारंभ हुआ, मेरठ से प्रारंभ हुआ और मंगल पांडे ने ऐसा काम किया था। लेकिन आपको ये बताना है कमेंट में कि मंगल पांडे का क्षेत्र क्या था विद्रोह का, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों ने, जी हाँ, अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद भारत में सत्ता किसे सौंप दिया? 1857 के विद्रोह के बाद भारत में सत्ता किसे सौंपा? जल्दी से बताइएगा, किसे सौंपा था? तो जी हाँ, ये कंफ्यूजन हो सकता है, आपको ये ध्यान में रखना है 1857 के विद्रोह के बाद भारत में सत्ता जो है वह ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। एकदम बिल्कुल सही जवाब है, पहले कंपनी के हाथों में हुआ करता था, अब ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। कंफ्यूजन, ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में लिया 1857 के विद्रोह के बाद, उससे पहले कंपनी का शासन हुआ करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था, ध्यान में रखना है। 1857 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था? जल्दी से बताइएगा, याद रखना आप सभी को, प्रधानमंत्री। जी हाँ, 1857 के विद्रोह के समय प्रधानमंत्री का पद, जी हाँ याद रखना है, पामस्टर्न, याद रखना है आप सभी को। जी हाँ, पोसे प्रधानमंत्री, पोसे पामस्टर्न, आप सभी को ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखेंगे तात्या टोपे, अभी जस्ट हमने आपसे पूछा था तात्या टोपे का असली नाम या मूल नाम आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका उत्तर। जी हाँ, तात्या टोपे का असली नाम क्या था, जल्दी से आपको बताना है। तो तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र, जी हाँ, पांडुरंग टोपे था, ध्यान में रखना है, रामचंद्र
जी हाँ, याद रखना है रामचंद्र जी मुकुट पहनते थे, टोपी जैसा होता था, तो तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग, ध्यान में आप सभी को रखना है। जी हाँ, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली का ब्रिटिश कमांडर कौन था, जल्दी से बताना है। दिल्ली का ब्रिटिश कमांडर आपको कमेंट में बताना है। तो ध्यान में रखना है, दिल्ली का अगर कमांडर होगा तो ब्रिगेडियर सूर्य प्रताप नहीं, बल्कि ब्रिगेडियर जॉन निकोलसन। जी हाँ, जॉन निकोलसन आपको ध्यान में रखना है, ब्रिटिश का कमांडर हुआ करता था। किस समय? तो 1857 के विद्रोह के समय। कौन? तो निकोलसन, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को कुचलने में मुख्य भूमिका किसने निभाई? जी हाँ, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कंफ्यूजन भरा है। आपको लॉर्ड डलहौजी का नाम भी मन में याद आएगा, लॉर्ड कैनिंग का भी नाम आ सकता है, लेकिन याद रखना है विद्रोह को कुचलने में मुख्य भूमिका जो निभाई थी, ध्यान में रखना है, रोज देकर दिल कुचल दिया। जी हाँ, रोज देकर दिल कुचल दिया। रोज देते हैं, दिल में प्यार होता है, लेकिन ब्रेकअप हो जाता है, तो रोज देकर दिल कुचल दिया। यानी कुचलने वाला जो बात हो अगर 1857 को, तो ह्यू रोज आपको ध्यान में रखना है, रोज देकर दिल को कुचल दिया। वाह 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 वाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? जल्दी से बताना है, किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो नाना साहब ने भाग लिया था, हजरत महल ने भी भाग लिया था, कुंवर सिंह ने भी भाग लिया था। यहाँ तात्या टोपे होता, लेकिन उसके बदले कंफ्यूजन है टोपे और टीपू में, तो याद रखना है टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया, तात्या टोपे था। यहाँ आपको ध्यान में ये बातें याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूजन भरा आपसे पूछा जा सकता है। किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक बताया? ये पॉजिटिव बात है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बताने वाले कोई भारतीय है। और 1857 के विद्रोह में आपको पता है कि वीडी सावरकर साहब ने ही नाम दिया था, इसीलिए आपको याद रखना है हिंदू मुस्लिम एकता, वीडी सावरकर, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह को कुचलने, जी हाँ, कुचलने के बाद ब्रिटेन ने भारत में कौन से नए सार्वजनिक प्रशासनिक पद का सृजन किया था? जी हाँ, वो बात याद रखना आप सभी को कि 1857 से पहले जब गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लेकिन इसे दबाने के बाद रिफॉर्म किया और उन्होंने, ब्रिटेन ने भारत में एक नया प्रशासनिक पद सृजित किया, और वो था हमारा वायसराय कहलाने वाला पद। जी हाँ, 1857 को दबाने के बाद एक पद सृजन किया गया था, उसका नाम बताना है, तो वायसराय, याद रखना है आप सभी को। अगला ध्यान दीजिएगा, 1857 के विद्रोह के बाद भारत का पहला वायसराय, अभी जस्ट बताए 1857 के विद्रोह को कुचलने के बाद वायसराय पद सृजित किया गया था, और ध्यान में रखना है वायसराय जो पहला होगा वो लॉर्ड कैनिंग होगा, ध्यान में रखना है लॉर्ड कैनिंग का नाम। जी हाँ, लॉर्ड विलियम बैटिंग, ध्यान में रखना है आप सभी को, सती प्रथा को बैटिंग से बॉल जैसा मार के सिक्सर पहुंचा दिया, तो सती प्रथा के लिए आपको ध्यान में रखना है लॉर्ड विलियम बैटिंग। और कनिंग के लिए याद रखना, कैनिंग के लिए आपको यह पहला वायसराय था। जी हाँ, और इसको आप ध्यान में रखेंगे कि यह 1857 के विद्रोह के बाद वायसराय नियुक्त किए गए थे, ये भी बातें ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश सेना में कितने भारतीय सैनिक थे? जी हाँ, थ्योरी के क्लास के बाद ये क्लास टेस्ट चल रहा है, और हमने आपको बताया था, जी हाँ, ये याद रखना है 2.5 यानी 2.5 लाख के करीब आप देखेंगे कि भारतीय सैनिक अंग्रेजों के सेना में शामिल थे। 1857 के विद्रोह का सबसे अंतिम युद्ध कहां पर लड़ा गया था? जल्दी से बताना है। तो जी हाँ, आपको हमने बताया था कि 1857 के विद्रोह के दौरान ही अंतिम बार
ये लड़ने वाली जो हमारी थी खूब मरी लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली लड़ानी थी। और अंतिम युद्ध कहाँ 1857 विद्रोह में, तो झांसी की रानी ग्वालियर। आपको ध्यान में रखना है, झांसी भी ऑप्शन में दिया है, ये नहीं होगा। अंतिम युद्ध ये जगह आपको ध्यान में रखना है। क्या होगा आंसर, तो ग्वालियर आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के लिए राष्ट्रीय युद्ध शब्द का यूज किया था, जल्दी से बताना है। राष्ट्रीय शब्द का यूज किसने किया था, आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह के लिए राष्ट्रीय युद्ध का शब्द यूज करने वाले भी वही हमारे थे, महान, जी हाँ, वीर सावरकर। जी हाँ, अगला चलते हैं। 1857 के विद्रोह के कारण कौन सा अधिनियम पारित हुआ था, तो अभी जस्ट हम बताए भारत में ब्रिटिश सरकार की ओर हस्तांतरित हो गया, लेकिन भारत सरकार अधिनियम कौन सा, तो याद रखना है 1857 है, तो उस समय 57 के बाद वाला होगा, तो ध्यान में रखना है आपको 57 के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार में उच्च पद पर नियुक्त हुआ था। जी हाँ, आपको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जो है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार में एक ऊंचे पोस्ट पर नियुक्त हुआ था, तो याद रखना है आप सभी को, वो थे सर सैयद अहमद खान। कौन थे, नाम याद रखना है आपको, सर सैयद अहमद खान का नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के प्रभाव नहीं है, अभी जस्ट हमने बताया था। जी हाँ, कि क्या हो गया, फिर से उसी में क्वेश्चन में ऑप्शन बदलते हुए आपसे पुनः एक क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के प्रभाव में नहीं आते हैं, तो ब्रिटिश शासन मजबूत हो गया था, याद रखिए है। भारतीय समाज में असंतोष कम हो गया था, ये याद रखना, असंतोष बढ़ गया था, कंफ्यूजन नहीं, असंतोष बढ़ गया था। यहाँ पर कह रहा है कि असंतोष कम यानी शांति संतोष बढ़ गया, नहीं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया था, तो नहीं। याद रखना है आप सभी को, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ, तो ये भी नहीं हुआ था, ध्यान में रखना है। ब्रिटिश सरकार ने सत्ता संभाल लिया, तो हाँ ये हुआ था। यानी आपको बी और सी ऑप्शन ध्यान में रखना है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं पर आंसर टिक करना पड़ेगा। 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश इतिहासकारों ने क्या कहा था, तो इन्होंने, ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे सिपाही यानी सैनिक विद्रोह का नाम दिया था, ध्यान में आप सभी को रखना है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लग रहा है कि एक क्वेश्चन इधर उधर हो गया, नंबरिंग नहीं हुआ होगा, ध्यान में रखना है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारतीय सेना में क्या बदलाव किया, तो अभी आपको हमने बताया कि भारतीय में भारतीयों की भर्ती कम कर दिया था। जी हाँ, अंग्रेजी सेना में भारतीयों के भर्ती को क्या किया गया था, तो कम कर दिया गया था। उन्हें एहसास हो गया था कि हमें एक दिन भारत उखाड़ कर फेंक देगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन और भी अच्छा लगा होगा।